थैंक यू कहिएगा अपने आप को कि आज आपने आज का दिन देखा है, राइट। उसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरे पेरेंट्स का। स्पेशल थैंक होगा मेरे एक 2 साल के बच्चे का, उस टाइम का, अभी वो 5 साल का है। उसके अलावा स्पेशल थैंक यू टू माय अपलाइन। जब सभी लोगों ने मेरा हाथ छोड़ दिया था, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, गाइड किया। उसके बाद मैं स्पेशली थैंक करना चाहूंगी वेस्टीज मैनेजमेंट का, जिन्होंने मुझे खाक से उठा के पलक पे बिठा दिया। यस, अगर देखा जाए तो मुंबई में बहुत रहते भले थे, लेकिन पापा कोई रईस खानदानी नहीं थे। हम 6 भाई बहन थे। पापा मिल वर्कर थे, तो अपनी सैलरी के हिसाब से हमें पाल रहे थे, राइट। मेरी बचपन से ही मैंने अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ देखी। स्ट्रगल क्या, उसको कॉम्प्रोमाइज कहूंगी। कितने लोगों को कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ अच्छी नहीं लगती? प्लीज रेज योर हैंड। तो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आप चाहते हो ना वो मिलता है। तो मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज पसंद नहीं था, लेकिन करे क्या, जितनी बड़ी चादर उतना ही पैर फैलाने चाहिए। बात सही है कि नहीं? बचपन से सिखाया गया था। पापा की सैलरी इतनी थी नहीं थी, तो अब पढ़ाना था, तो मैंने 1st to 7th स्टैंडर्ड सरकारी स्कूल, बीएमसी कहते हैं, बृहन मुंबई की जो हमारी वहां पे सरकारी स्कूल थी, वहां से मैंने पढ़ाई की। और फिर उसके बाद प्राइवेट स्कूल में गई 8 to 10। थोड़ा सा टेंशन बढ़ा पापा का कि 2 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रही है, 3rd चाइल्ड है, इसकी भी फीस भरनी पड़ेगी। तो जब मैं 3rd चाइल्ड, फिर जब टेंशन बढ़ता और मुझे पढ़ना तो था ही, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि नहीं, मुझे मेरी पढ़ाई नहीं छुड़वानी, कुछ तो भगवान करो। तो जब एडमिशन कराने गए तो पता चला ये 3rd चाइल्ड है और स्पेशली लड़की है, तो इसकी फीस माफ कर दी जाएगी, राइट। ऊपर वाला भी आपको साथ देता अगर आप कोई चीज शिद्दत से चाहते हो। यस। उसके बाद मैं बहुत अच्छी नहीं थी पढ़ने में, बट आई वॉज वेरी गुड एवरेज स्टूडेंट। ना कभी जिंदगी में फेल हुई और ना ही मेरा 1st रैंक आया कभी, राइट। तो मेरे जैसे ऐसे बहुत से लोग होंगे कि नहीं? याद रखना, ये जो स्टेज पे लोग आ रहे हैं ना, ये कोई ऊपर से अवतरित लोग नहीं है, ये आप ही लोगों के बीच में से उठकर आए हुए लोग हैं, राइट। यस, क्लैप फॉर योरसेल्फ। ग्रेजुएशन को जो 3rd ईयर होता है ना, सर ने कहा ना, वो रियल मायने वो 3rd ईयर का हार्ट बीट बनना शुरू होता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो मुझसे सीनियर थे। जब मैं 2nd ईयर में थी, वो 3rd ईयर में थे, और जब हम 3rd ईयर में गए तब तक वो पास आउट करके निकले। और ग्रेजुएशन के बाद जब उनको नौकरी लगी तो किसी की सैलरी 10,000 से ज्यादा नहीं थी, राइट। तब समझ में आ गया कि अगर ग्रेजुएशन करके 10,000 ही कमाना, तो इससे अच्छा भिखारी बन जाते, उससे ज्यादा कमा लेते हम, राइट। देखो, कोई भी फादर, कोई भी मदर नहीं चाहते कि उनका बच्चा अच्छी लाइफस्टाइल से दूर रह जाए, बट करे क्या, पॉकेट जितना अलाउ करेगा उतना ही करेंगे, राइट। सो ग्रेजुएशन कैसे कैसे खत्म किया। उसके बाद 40,000 की फीस देके मुझे ऑडिट एंड इन्वेस्टमेंट में डिप्लोमा कराया गया। पढ़ाई में ठीक ठाक थी, तो पहले इंटरव्यू में मैंने कैंपस इंटरव्यू को क्लियर कर दिया, जॉब मिल गई, लगा कि सब कुछ सेट हो गया, लेकिन वहां पे सब कुछ उल्टा हो गया। जॉब लगते ही पापा ने वीआरएस ले चुके थे, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते थे एक घर को चलाने के लिए, बाकी भाई बहन की पढ़ाइयों को देखने के लिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर और मेरे भाई पर आ गई। तब एक लाइन मैंने जो सुनी थी ना, वो चीज को, मैं लाइन को फेस किया था कि माँ बाप की राज में आप अपने जिद पूरे कर सकते हो, माँ बाप की राज में आप अपनी जिद पूरे कर सकते हो, लेकिन आप अपनी खुद के राज में मजबूरियों से आगे नहीं बढ़ सकते हो। हम ज्यादा से ज्यादा अपनी जो मजबूरियां, जो मेन चीजें होती, रोटी कपड़ा, बस उतनी ही चीजें पूरी कर सकते हैं, लेकिन जिद तो फादर के टाइम पूरे करते थे। कई सारे लोग सोशल मीडिया पे टाइम पास करते हैं, कई सारे लोग लड़कियों को पटाने में टाइम पास कर देते हैं, कई सारे लोग चिट चैट करते रहते हैं, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली वहीं से। सामने उस टाइम पे एक ऑर्कुट करके सोशल मीडिया होता था, ऑर्कुट पे मुझे एक मैसेज आया, और वो मैसेज आया कि अगर आप अपने करंट प्रोफेशन के साथ में जिंदगी में कुछ और करना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करना। अब वो मैसेज किसी लड़के का था, और लड़कियां इतनी इंट्रोवर्ट होती हैं कि अपनी सहेली से पूरे दिन बात कर सकती हैं, लेकिन एक अनजान नंबर आ जाए तो बात नहीं करती। सही बात है कि नहीं, है ना। तो वो नंबर आया तो मैंने उसको ध्यान नहीं दिया, लेकिन इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए थी। तो फिर से 3 दिन के बाद उस पर फिर से मैसेज आया
कि अगर आपको बात करने में कोई तकलीफ हो तो कोई बात नहीं, एक फंक्शन हो रहा है आज से 3 दिन के बाद, उसकी इमेज उन्होंने मुझे वहां पे वो लिख के दे दिया, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अपने मम्मी या पापा के साथ में आ सकते हो। तो मैंने कहा लड़का बड़ा जेन्युइन लग रहा है। मैंने प्रोफाइल जाके चेक किया, ही वॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसका और मुंबई से ही है। फोटोज जाके ऑर्कुट पे चेक किया, मैंने कहा लड़का थोड़ी ठीक ठाक लग रहा है, चले काम करते, अपने को तो काम से मतलब है। तो मैंने रेडी किया अपने आप को, किसी को लेकर नहीं गई, बिकॉज वो पब्लिक प्लेस था, नाम सुन रखा था उस एरिया का जहां पे हम जाने वाले थे, तो मुझे डर नहीं था। तो जब मैं एंट्री मारी, सही बताऊं तो वो मेरी जिंदगी का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पहला फंक्शन था। और उस फंक्शन में एक बात खाली मुझे समझ में आ गई कि जो सामने वाला स्पीकर है वो आईएएस ऑफिसर है, और वो आज अपने जॉब से रिजाइन देके फुल टाइम बिजनेस को बिल्ड कर रहा है। और उन्होंने एक चीज और कही थी कि जब मैंने रेजिग्नेशन दिया, वो बिहार से थे, तो कहा उन्होंने कि जब मैंने रेजिग्नेशन दिया तो उस टाइम पे सबसे आखिरी जो साइन थी वो नीतीश कुमार जी की थी। तो मैंने कहा जब इतना बड़ा इंसान फुल टाइम बिजनेस बिल्ड करने के लिए जॉब छोड़ सकता है, हम तो मामूली 15,000 की नौकरी वाले नौकर हैं, तो हमको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चाहिए, राइट? तो ये चीज तो मुझे क्लिक कर गई, और फिर मैंने बिजनेस करना उनके साथ शुरू कर दिया। उन्होंने, जिसने मुझे इनवाइट किया था वो कोई और नहीं, मेरे खुद के हस्बैंड थे, मिस्टर अनिल पासी। हमने फुल टाइम जॉब को देखते थे, पार्ट टाइम बिजनेस को बिल्ड करते थे। करते 3 महीना 4 महीना जाने लगा, हम एक दूसरे के वर्क एथिक्स को प्यार करते थे। रिलेट करना मेरी बात को। हम एक दूसरे के एम्बिशन को प्यार करते थे, हम एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्यार करते थे। लेकिन ये बिजनेस अगेन डुप्लीकेशन का है। सीरियस लीडर्स थे, भले शुरू में पैसे नहीं आ रहे थे, बट लीडर्स हम सीरियस थे। समझ में आ गया ये डुप्लीकेशन का बिजनेस। अगर बिजनेस कर रहे थे नेटवर्क मार्केटिंग, उस टाइम पे 2010 की बात हो रही है, तो जब हम बिजनेस कर रहे थे तो बार बार जब ड्रीम बिल्डिंग का सेशन होता था, उस ड्रीम बिल्डिंग सेशन में मैं बार बार हमेशा एक ही लाइन कहती थी कि भगवान मुझे सब कुछ दे दे, लेकिन मुझे कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी नहीं दे। क्योंकि जब भी कपड़े पसंद करती थी तो कपड़े पसंद के ना होकर वो खूटी के हिसाब, जो पॉकेट के हिसाब से होता था, वो लेकर आते थे। हम घर पे तो आ जाते थे, पेरेंट्स खींच के तो लाते थे, लेकिन हमारी जो दिल था ना वो खूटी पे अटका जाता था जहाँ पे कपड़ा पसंद वाला था, राइट? कई बार तो ऐसा होता था कि जो पसंद में आता था खाने के लिए वो कभी ना लाके, हम जो नहीं पसंद आता था वो खाते थे। बहुत हो गई थी कॉम्प्रोमाइज जिंदगी। तो शादी के पहले मेरे हस्बैंड ने सारी चीजें सुनी थी और उन्होंने मुझे सारी चीजें पूरी करनी शुरू की। जैसे कपड़े चाहिए थे उससे बेटर कपड़े मिलते थे, जहां घूमना था उससे बेटर मुझे घूमने के लिए जगह मिलती थी, जैसी ज्वेलरी चाहिए थी उससे बेटर ज्वेलरी मिलती थी, और जैसा घर मैं चाहती थी उससे बेटर घर मिला था। स्मूथ लाइफ चल रही थी, एकदम बढ़िया। और उसके बाद मैंने कहा अब सारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, तो मैंने डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि एक काम करिए, मुझे ना जॉब नहीं करना है, मैं बिजनेस करना चाहती हूँ फुल टाइम। तो उन्होंने कहा ठीक है, फुल टाइम बिजनेस करना है तो करिए, बाबूजी से बात कर लो। तो मैंने फुल टाइम बिजनेस करना शुरू कर दिया, ट्रेडिशनल बिजनेस, और मैंने नेटवर्किंग बिजनेस को कम कर दिया। ट्रेडिशनल बिजनेस पे हमारा पूरा फोकस चला गया। और एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मेरी जिंदगी में आई। मेरा छोटा सा बच्चा जब वो 1 साल का था, हस्बैंड ने फिर अपना ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर दिया पार्टनरशिप में। ही वॉज वर्किंग फॉर एमएनसी कंपनी, आईटी इंजीनियर थे। कई सारे लोग बैठे होंगे यहाँ पे आईटी इंजीनियर जो या तो तैयारी करते होंगे आईटी इंजीनियरिंग की, तो वो भी ऐसे उन्होंने कुछ और आगे ग्रेजुएट, कुछ आगे और क्वालिफिकेशन लिया। उनकी सैलरी लगभग 2.25 लाख पहुंच गई। सब कुछ बढ़िया, एकदम स्मूथ लाइफ, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, राइट? उसी टाइम पे वेस्टीज बिजनेस उनकी जिंदगी में आया। और ये बात हो रही है सन 2015 के एंड में। और लाया भी किसने? जो हमारे पहले की जो कंपनी थी उसमें जो हमारे क्रॉस लाइन थे, उन्होंने हमको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। और मेरे हस्बैंड मेरे सामने वो लेकर आए, बोले कि एक काम करो श्री, फिर से कंपनी आ चुकी है, नेटवर्किंग करते हैं। मेरा लाइन सुनना, मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा आपको करना है तो करो, मेरे से तो नहीं होने वाला, राइट? क्योंकि मैं फेडअप हो चुकी थी नेटवर्किंग इंडस्ट्री से। नहीं काम करना था मुझे किसी कंपनी के लिए, नहीं बेचने थे मुझे किसी के प्रोडक्ट, नहीं कोई प्रॉस्पेक्टिंग करनी थी, नहीं प्लान दिखाना था। मुझे एक आइडियल बहू की जिंदगी जीनी थी, मुझे मेरे बच्चे का टाइम एंजॉय करना था, मुझे किसी से मिलना नहीं था। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई यूथ टाइम, क्योंकि उस टाइम मैंने बहुत अपना पूरा टाइम खराब कर दिया था पहले की कंपनी में।
मैंने उनको कहा कि आपको करना है आप कर लीजिए, मैं आपको हेल्प भी नहीं करूंगी, आपको मना भी नहीं करूंगी, आपको करना है कर लो। मैंने अपने बच्चे को टाइम देना शुरू किया, वो पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बिल्ड करने लगे, सब बढ़िया चल रहा था एकदम। मतलब मैं कहूँ तो मेरी जिंदगी का इतना अनमोल टाइम था 2012 से लेके 2016 तक का। 2016 इतना खूबसूरत दिन, लेकिन उसमें एक दिन ऐसा भी आया जो एक ग्रहण का काम कर गया। 4 नवंबर 2016 सुबह मैं उठी, करीबन 5:30 बजे तैयार हुई। उसके बाद पूजा की थाली तैयार की, मंदिर गई। मंदिर वहां से 10 मिनट की दूरी पे था। मैं लगातार पूजा किए जा रही थी, सारी चीजें चढ़ा रही थी, लेकिन मेरे बगल में जो बैठी हुई आंटी थी ना, वो पूजा कम कर रही थी, मुझे ज्यादा देखी जा रही थी, क्योंकि मैं रो रही थी। लिटरली मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और मैं पूजा करती जा रही थी। तो जब मेरी पूजा खत्म हुई, मैं वहां से उठ के चलने लगी, तो आंटी ने पूछा हुआ क्या? मैंने कहा कुछ नहीं आंटी, आप रोज पूजा करते हो? बोली हाँ। मैंने कहा आप रोज पूजा करते हो तो भगवान आपकी बात सुनते रहेंगे, तो आज अपने हिस्से आप एक काम करना, जब पूजा करना ना तो मेरे हिस्से की भी दुआ आप मांग लेना और कहना कि इस लड़की ने जो मांगा है ना वो पूरा कर देना। उसके बाद मैं वहां से निकली, तैयार हुए, मैं, मम्मी, नाना जी, हम हॉस्पिटल पहुंचे। मुंबई का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल, सीधे 4th फ्लोर पे आईसीयू में लेकर जाया गया। आईसीयू के बाहर मैं बैठी थी, मैंने कहा मुझे अंदर जाना है, मुझे चेक करना है क्या चल रहा है। मैं गई, जब मैं वापस आई तो मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ चुके थे। मम्मी मेरे बगल में बैठ के मेरे हाथ को घिस रही थी, ये ठीक रहे। करीबन 8 बजे से लेके 12 बजे तक मैं वहीं सामने बैठी रही। एक के बाद एक के बाद एक 25 से 26 लोग आए। दरवाजा खोलते, हस्बैंड उनको जाके देखते जो अंदर थे, बाहर निकलते, मेरे सर पे ऐसे हाथ रखते, बोलते श्री सब ठीक हो जाएगा। और मैं हर एक इंसान से उम्मीद करती थी कोई तो कुछ तो कहे, ये खाली आ रहे हैं जा रहे हैं और मेरे सर पे हाथ ठोक रहे हैं। और करीबन 5 से 6 घंटे हो गए, क्या चल रहा है? 1 बजे के आसपास बाबूजी को अंदर बुलाया गया। बाबूजी का मैंने हाथ पकड़ा, बोले कुछ नहीं मैं जाकर आता हूं अंदर। बाबूजी अंदर गए, 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा लगभग बीता। मैंने कहा हो क्या रहा है अंदर, चल क्या रहा है? बाबूजी भी गए, बाबूजी भी नहीं आए। मम्मी कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। नाना जी बोले नहीं कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी और मैं एक दूसरे की शक्लें देखते जा रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। तब तक एक भैया आए, उस भैया को हम सबसे ज्यादा मानते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उनकी। मैंने कहा भैया कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है, आप तो कुछ बोलो। मैं बैठी थी, बहुत देर तक बैठी रही। मैंने कहा कुछ तो बोलो, ये क्या कर रहे हैं? तो बोले कुछ नहीं, मैं जाके देखता हूं क्या चल रहा है। अंदर गए, उनको भी करीबन आधा घंटा लग गया। आधा घंटा बाद जब वो रिटर्न आए, मेरे आंखों में इतनी चमक थी कि कुछ तो ये कहेंगे। लिटरली उन्होंने मेरे गालों पे हाथ रखा और कहा श्री हमने अनिल को खो दिया। जिस इंसान को मैं 8 दिन पहले खुद लेकर जाके एडमिट किया, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं उस इंसान को खो दूंगी आज। मैं गिरी जमीन पे, मुझे सिर्फ इतना याद है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। किसने कब कैसे मुझे घर तक लाया मुझे कुछ नहीं मालूम। पता नहीं कितने देर तक क्या चला, लेकिन मुझे इतना याद है कि जब मैं जागी तो मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहे थे, बहुत देर तक थप्पड़ मारे जा रहे थे। और उन्होंने कहा कि इसको उठाते हैं, अनिल की डेड बॉडी तो देख ले एटलीस्ट ये लड़की, और अगर हमने इसको नहीं उठाया तो ये मर जाएगी जिंदा ऐसी। मुझे जब होश आया तो मैं बाहर गई, हिला रही हूं, उनको मार रही हूं, उठाने की कोशिश कर रही हूं कि एक लास्ट उम्मीद तो कहीं से कुछ दिखे, कोई चांस नहीं। और मेरे सामने से वो इंसान जिसने मेरे सारी लाइफ को बदल के रख दिया था, उसको इस तरह से उठा के लेके जाया गया।
मुझे आज भी याद है कि जब एक दो दिन में लगातार कंटिन्यू जब बेहोश हो जाती थी तो मुझे उठाते थे पानी डाल के हिला के, तो जब होश आता तो सबसे पहले मेरे बच्चे को मेरे गोद में रखा जाता था, क्योंकि मेरा बीपी डाउन हो जाता था। सबको लगता था कि एक तो गया, इसको भी खो देंगे तो ये बच्चा किसके भरोसे रहेगा। उसको मेरी गोद में रखा जाए बार बार और कहते थे कि यही तेरा अनिल है, यही तेरा प्यार और यही तेरी जिंदगी है। अब यकीन मानो तो आज मेरे बच्चे की वजह से आज मैं स्टेज पे हूँ। अगर मुझे किसी ने बलिदान जीवन दान दिया है तो मेरे बेटे ने दिया है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना कैसे गुजरा कुछ पता नहीं, लेकिन जब घर चलाने की बात आती तो कोई बाहर का नहीं आएगा। लोग अपना घर नहीं चला पा रहे हैं तो वो आपका घर कहां से चलाने आएंगे। आपका घर आपको खुद चलाना होगा। और हमारे घर का तो मेन इंसान ही चला जा चुका था जिसके सर पे सारी जिम्मेदारियां थी। बहुत सारे लोगों ने मुझे सलाह दी कि जॉब कर लो। मैं डरती थी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड भी तो जॉब करते थे, 2.25 लाख रुपए की कमाई आती थी। जिस जॉब को दिन रात उन्होंने दिया वो सैलरी अब तो 0 हो गई है, कैसे कर लूं जॉब। कुछ लोगों ने कहा कि तुम ट्रेडिशनल बिजनेस का एक्सपीरियंस रखती हो, ट्रेडिशनल बिजनेस कर लो। मैंने कहा ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए और जो पैसा कमाने वाला था वही नहीं है तो करूं कहां से। इसी असमंजस में पड़ी रही, कैसे चलेगा कैसे चलेगा। लेकिन अगेन मेरा बच्चा मेरे फेस पे आता था और मैं उसको देख के बोलती थी कि इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। करीबन 6 महीने बीते। एक दिन उनका मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं ऐसे जस्ट स्क्रॉल कर रही थी और मैंने कहा ये वेस्टीज करते थे पार्ट टाइम में, पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे थे, तो वो तो पार्टनरशिप में खत्म हो गया। लोगों ने कहा कि अब हम 3 ही पार्टनर बचे हैं, मैडम आपको जो थोड़ा बहुत रहेगा हम दे दिया करेंगे जो प्रॉफिट होगा। जॉब से सैलरी 0 हो चुकी थी। मैंने कहा ये वेस्टीज देख लें जरा, ये भी कौन सा तीर उखाड़ के गए इसमें। सिर्फ मैं अपने हस्बैंड से गुस्सा नहीं हूं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगा कि टाइम गलत जगह पे दे दिया उन्होंने। जब वेस्टीज के एप्लीकेशन को उठाया मैंने कहा ये भी कुछ ऐसा ही वैसा होगा जो हमने पहली कंपनी में किया था। आप यकीन नहीं मानोगे, उसमें जैसे ही मैंने बोनस का खोला तो उसके पिछले महीने का भी पैसा आया था, उसके भी पिछले महीने का पैसा आया था, उसके भी पिछले महीने का पैसा आया था। लगातार 6 महीने पैसे आ रहे थे। जिस बिजनेस को मैंने अछूता समझा था, जिसको मैंने मना किया था, जिसके लिए मैंने तौबा कर दिया था कि मैं नहीं करूंगी, उसी बिजनेस ने आखिरकार मुझे 6 महीने के लिए पालने के पैसे दे दिए। मैंने बुलाया मेरे अपलाइन को, मैंने फोन किया उनको कि सर मुझे बिजनेस कंटिन्यू करना है, क्या आप मेरे साथ हो। तो ने कहा श्रेया हम घर पे आके बात करते हैं, ये बिजनेस में कौन कहां से आपको हेल्प कर देगा आपको पता नहीं चलेगा। वो खुद तो आए लेकिन साथ में इस इंडस्ट्री की बहुत बड़ी लीडिंग लेडी मिस हेतल भोई को भी लेकर आए साथ में। हेतल मैम ने और मेरे हस्बैंड ने साथ में वीएलसी की थी। सोचो मेरे हस्बैंड का 1 रुपया उनको नहीं जाता था, लेकिन वीएलसी की थी। कहीं ना कहीं इस बिजनेस की एक चीज मुझे जो सबसे अच्छी लगती है कि ये एक फैमिली है, ना कि ये एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है। मैम ने और सर ने मिलकर मुझे कहा कि ठीक है श्री तुम आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सर ने मुझे बिजनेस में सपोर्ट किया, मैम ने मुझे मॉरल सपोर्ट किया। मुझे लगा ये बिजनेस तो मेरे लिए बहुत इजी है, तो आराम से कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास एक स्टोरी है, हमारे चाहने वाले बहुत हैं, हम बहुत सारे लोगों को चाहते हैं। मैं तो एकदम जब मार्केट में उतरूंगी तो लोग मुझे हाथों हाथ ले लेंगे, श्री आजा साइन करते, प्रोडक्ट दिला, हम करेंगे बिजनेस को। मुझे तो इतना ही इजी लगा था। मैंने घर पे मनाया माँ बाप को, बच्चे को मैंने कहा कि आप धीरे धीरे मम्मी दादी के पास रुकना शुरू करो। और जब मैंने शुरू किया तो पहले दिन जिसके पास सबसे जो क्लोज थे मेरे हस्बैंड के, सबसे पहले उनके पास ही गई। मुझे लगा था कुछ नहीं तो कम से कम 5-10 हजार की तो ज्वाइनिंग हो ही जाएगी। उस बंदे ने सारा प्लान सुना और कहते श्री बंद कर दो इस बिजनेस को, ये अच्छा बिजनेस नहीं है और तुम तो सिंगल हो, तुमको तो और नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे ये मर्दों का काम है।
मैंने कहा ये क्या हो गया, जिस इंसान से सबसे ज्यादा उम्मीद रखी थी वही मुझे सलाह दे रही, तो रायचंद बन गए। ऐसे करते करते कई सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, यहाँ वहां बहुत सारे लोग जिनको हम जानते थे, सबके पास एक एक करके गई। और शुरू के पहले महीने के 30 प्लान और 30 के 30 ना आए। क्या है? 30 के 30 ना आए। जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी उन्होंने सबसे पहले मना कर दिया। मैंने कहा नहीं, अगर ऊपर वाले ने छीना है तो वो देने की भी ताकत रखता है। कहते हैं चैलेंज भी उसी को देते हैं जो भगवान चेक करता है कि भाई इसके लिए लायक किरदार कितना बेस्ट है। अगर आपके साथ भी चैलेंज है तो समझ जाना यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट गॉड जिसने आपको चुना है उस चैलेंज के लिए, बिकॉज ही वांट्स टू गिव द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गेट सक्सेसफुल। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरा बेटा था, सबसे बड़ा चैलेंज। एक ऐसा बच्चा जो दो साल का है, दूध पी रहा है और मैं उसको छोड़ के घर के बाहर जा रही हूँ। दूध पिलाते पिलाते कभी कभी मैं उससे बात करती तो उसको समझ तो नहीं आता था, लेकिन बोलती थी बेटा पापा चले गए, घर को मुझे चलाना है, तुझे देख के मेरा जाने का मन तो नहीं करता, लेकिन अगर मैं घर से नहीं निकली तो जिंदगी ऐसी रह जाएगी। जो मैंने झेला है कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी, तुझे तो झेलने नहीं दूंगी मैं। लोग मुझे बोलते थे बच्चे के छोड़ के तुम जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, बच्चा रोता है। मैं बोलती हूँ, मैं हमेशा बोलती थी बच्चा आज रो रहा है, वो बड़ा होने के बाद उस चीज को भूल जाएगा कि मैं कभी रोता था मेरी माँ के लिए। लेकिन बड़ा होने के बाद जब वो रोएगा, किसी चीज को मांगेगा, एडमिशन के लिए जब बहुत बड़े पैसे मांगेगा और जब वो पैसे मैं उसे नहीं दे पाऊंगी, उसकी आंख में जो आंसू होंगे वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बिजनेस को बिल्ड किया, 6 महीने में मैंने पहली 2 व्हीलर ली, एक्टिवा। उसके बाद मैंने 1 साल के अंदर ही फॉरेन टूर क्वालिफाई किया फॉर थाईलैंड। उसके बाद मैंने ब्रांड न्यू बलेनो कार ली 11 लाख रुपए की। उसके बाद इस बिजनेस में मैंने करना शुरू किया। गोल्ड से स्टार, हस्बैंड जब बिल्ड करते थे गोल्ड थे, गोल्ड से स्टार, स्टार से डायमंड, डायमंड से क्राउन, क्राउन के बाद आज आपके सामने ब्रांड न्यू यूसीडी के साथ हूं मैं। बस चैलेंजेस तो आएंगे, सबकी जिंदगी में आएंगे। मेरे बच्चे को, जिसको मैंने इतनी कम एज में छोड़ा था, आज उसी बच्चे को इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हूँ जिसकी साल की फीस 1.5 लाख रुपए है। मेरे पेरेंट्स ने जो सबसे ज्यादा, सास ससुर, इन्होंने मेरी जिंदगी में बहुत रोल निभाया, एक बेटी की तरह पाला। मैंने कहा जब इन्होंने मुझे मेरे बुरे वक्त पे, क्योंकि हम यूपी के साइड में ऐसा होता है कि बहू तब तक जब तक बेटा है, बेटा खत्म बहू दूर। लेकिन मुझे अगर इन्होंने इस वक्त पे मुझे संभाला है तो मेरी जिम्मेदारी है एक बेटी नहीं, एक बहू नहीं, एक बेटे की तरह इनके साथ खड़े होकर दिखाऊंगी। इसी बिजनेस के फंड से मैंने एक घर खरीदा और वो गिफ्ट किया मेरी सासू माँ को। मैं खत्म करना चाहूंगी, लेकिन मैं बात करना चाहूंगी उस लेडी से जिसकी शादी के पहले बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं कि पति प्रिंसेस की तरह रखेगा, जैसा कपड़ा चाहेंगे वैसा मिलेगा, सारे अरमान पूरे होंगे, सारी जिंदगी के सपने पूरे होंगे। लेकिन शादी के बाद क्या होता है? कॉम्प्रोमाइज। बच्चों की जिंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज, उन्होंने खिलौना मांग लिया तो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज, अपने खुद के कपड़ों के लिए कॉम्प्रोमाइज, अपने माँ बाप जिन्होंने पैदा किया, जिन्होंने पूरी इन्वेस्टमेंट लगाई आपको बड़ा करने में, उनको भी फाइनेंशियल हेल्प करने के लिए भी हस्बैंड को पूछना पड़ता है। सही है कि नहीं लेडीज? यस। क्यों पूछा कभी अपने आप से, क्यों आखिर कॉम्प्रोमाइज? आपको नहीं पता आप आज के इंसान हो, आज के युवा हो। आज आप एक धाकड़ युवा है जो अल्टीमेट पोटेंशियल रखता है, और एक अल्टीमेट पोटेंशियल रखने वाले इंसान को चाहिए अल्टीमेट प्लेटफॉर्म, और वो है हमारे पास प्रेस्टीज। आपके अंदर ताकत है काम करने की, तो ये पूरी ताकत रखता है आपके सपने पूरे करने की। अगर मेरे बात से एग्री है तो यस कहिएगा। हम आज के वो युवा हैं जो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर है। यस और नो? हम आज के वो युवा हैं जो सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट करने की ताकत रखते हैं। यस और नो? हम आज के वो युवा हैं जो रियल लाइफ हीरो नहीं, रियल लाइफ है, रियल लाइफ के हीरो हैं।
हम आज के वो युवा हैं जो हर एक घर का चूल्हा तो अपना घर का तो चूल्हा जलाते ही हैं, लेकिन कई सारे घरों के चूल्हे जलाने की ताकत रखते हैं। ये सुन लो। और याद रखना एक चीज, हमेशा हमेशा अपने लाइन को याद रखिएगा, और इस लाइन से मैं खत्म करना चाहूंगी बिकॉज आई एम टेकिंग ओवर टाइम। आंधियों को जहां जिद होगी बिजलियां गिराने की, आंधियों को जहां जिद होगी बिजलियां गिराने की, मुझे भी जिद होगी वहीं अपना आशिया बनाने की। थैंक यू सो मच।